शुरू करते हैं भैया आज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और मजेदार इसलिए है कि ना ये छोटा बहुत है। तो हर एक मीनिंग वर्ड का मीनिंग आप सभी को पता है। देखो, लाइफ है जो किस पर डिपेंड करती है बताइए जरा मुझे। देने वाले पे, बहुत बढ़िया बात है, देने वाले पे डिपेंड करती है। अब इसमें माइक ऑन है या ऑफ है? ठीक है, तो देने वाले पे डिपेंड करती है। तो किस टाइप से लाइफ देता है। चलो उसने लाइफ दे दी, लेकिन फिर भी तो डिपेंड करता है ना कि फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास जो हमारे कभी नहीं रुकती, चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जाग रहे हो, ब्रीदिंग। मीन्स ऑटो का CO2 से एक्सचेंज हम कभी नहीं रोकते, पूरी लाइफ चलता रहता है, चलता रहता है, सभी को पता है। और इसमें पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस कौन प्ले करेगा भाई? ऐसे ही थोड़े लंग्स ऑफ अर्थ बोल देते हैं अमेजोन को। क्यों बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो ना हो तो शायद हो सकता है कि सभी के पीछे सिलेंडर बांध के घूमना पड़े, ऑक्सीजन वाला। क्यों, ऑक्सीजन तो होगी नहीं। अब जब लंग्स ऑफ अर्थ बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि कितनी सारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते होंगे वो, है ना। एक तो ये, दूसरा फैक्टर है हमारा जो ये वाइल्ड लाइफ है ना। वाइल्ड लाइफ का मीनिंग समझते हो? वाइल्ड लाइफ, अब जो फॉरेस्ट के अंदर जो लाइफ रह रही है ना, इकोलॉजी पढ़ा होगा आपने शायद। इकोलॉजी का मीनिंग होता है कि एक फैक्टर दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। कैसे? जो छोटी छोटी फिश मछली होती है ना, वो समंदर के नीचे नीचे जाके वहां से जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन होता है उनको लेती है। फिर उन छोटे छोटे बेचारे जो फिश होती है उनको थोड़ी सी बड़ी खाती है, फिर उनको वेल खा जाती है। ऐसे कर करके ये इकोलॉजी सिस्टम चलता रहता है। मीन्स एक फैक्टर दूसरे पर डिपेंड है ना। तो अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंस एंड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें आप दोनों के दोनों टिक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने एक तो वही बताया है कि हम जो सरवाइव करते हैं ना, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होते तो फिर हम भगवान हो जाते, भगवान हो जाते। फिर तो हम किस पर डिपेंड है? हमारी लाइफ चलेगी फूड से, और फूड हमें कौन प्रोवाइड करवाएगा? प्लांट प्रोवाइड करवाएंगे। या फिर कोई, मान लो कोई प्लांट में इंटरेस्ट ना रखता हो, मीन्स रोटी सब्जी में इंटरेस्ट ना रखता हो, जैसे साउथ साइड में मछली वगैरह खाते हो, तो फिर एनिमल प्रोवाइड करवाएंगे। कोई मटन खाता हो, कोई चिकन खाता हो, वो डिपेंड करता है कि कौन कैसी लाइफ चाहता है। कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। अफ्रीका की तरफ जाएंगे या फिर चाइना की तरफ जाएंगे, वहां पे हमें वेजिटेरियन का नाम भी नहीं मिलेगा दूर दूर तक, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है ना, ये फॉरेस्ट जो है ये भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों कहे जाते हैं बता सकते हो? व्हाई वी से द फॉरेस्ट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, बताइए। क्योंकि जो सबसे फर्स्ट में जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वो क्या है? फॉरेस्ट ही है। ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। थोड़ा सा हमें ना लाइफ को बहुत थोड़ा सा पीछे लेके चलते, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पीछे लेके चलते हैं। जब चिंपांजी हुआ करते थे उस तक लेके चलते होते हैं, ठीक है। अब चिंपांजी बेचारे क्या करते हैं, क्या करते थे कि फॉरेस्ट है, वाटर है। अब वहां पर या तो फ्रूट्स मिलेंगे या फिर पत्ते मिलेंगे, ठीक है, या फिर वाटर मिलेगा। इन्हीं से ही काम चलाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे केवल फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब मान लो कोई चिंपांजी जा रहा है, मान लो मैं ही चिंपांजी था उस टाइम पे। वो पहले वाली लाइफ थी, पहले वाला जन्म था, अकॉर्डिंग टू अवर होली, ये होली एपिक पढ़ेंगे तो पहले वाला जन्म मान लीजिए चिंपांजी में थे। तो मान लो मैं खा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं,
पपाया दिख गया, या फिर मान लीजिए और भी आप थोड़ा सा और डीप में चलें तो जो लगते हैं बेर वगैरह, ये दिखे मैंने खाए, और जो इनके अंदर जो निकले थे वो सीड है एक्चुअल में, तो जो गुठली थी वो मैंने खा के फेंक दिया। अब वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी थी और फर्टाइल लैंड थी, क्या तैयार हो गया? पेड़ तैयार हो गया। अब 5-7 साल घूम के मैं फिर से वहां पे आया, यहाँ तो एक ही था, क्या हो गया इतने सारे। तो वहां से ये माइंड थोड़ा सा है ना अपना डेवलप होना शुरू हुआ था कि जो नेचर ने हमें दिया है ना, हम उससे और भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको ना फॉरेस्ट को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा गया है, क्योंकि जो शुरू में जो स्टार्टअप हुआ था ना वो फॉरेस्ट से हुआ था, धीरे 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 करके। अभी आप क्या देखते हैं, पहले मैं बताता था आपको, जब हमने वो पढ़ा था इतने इतने पौधे हुआ करते थे, किसके? ये वीट के। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस और वीडियो नहीं आ रही। सब कुछ था, नहीं आ रही। तो वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे ना ह्यूमन माइंड डेवलपमेंट ये सारा कुछ। लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो किसको माना जाएगा? एवरी टाइम फॉरेस्ट को ही माना जाएगा, क्योंकि जहां से हम शुरुआत हुई फूड की वो क्या थे? फॉरेस्ट। ओके, सेकंड में फ्लोरा एंड फौना लिख रखा है। फ्लोरा एंड फौना का मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप 6th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं भाई। फ्लोरा फौना एनिमल और प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स, वही। तो इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कि 20%। एक और बात इसमें ना, इससे थोड़ा सा हटके बताते हैं आपको, ये याद रखेंगे आप। वेस्टर्न घाट्स का नाम सुना हो किसी ने? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पढ़े हैं? तो ये अपने माइंड में वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में एक जगह का नाम है जिसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, इंडिया का है ना सबसे मोस्ट पॉपुलस डाइवर्सिटी सेंटर है ये एनिमल्स, फ्लोरा और फोनो दोनों का। यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पेसीज मिलेंगी, ये पूरे के पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगे। और 3 से 4 थिंग ऐसी है हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूं तो ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत बार क्वेश्चन आता है, अच्छे से अच्छे एग्जाम में आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, लगभग एग्जाम में ना ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन जरूर डालता है एग्जामिनर कि हमें आप बताइए ना, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनके बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर होते हैं, ये या फिर पूछ लेगा इंडिया में कहाँ पर होते हैं, किस टाइप के वाटर में होते हैं। तो सीधा सीधा लिखेंगे ना, साल्टी वाटर में। और दूसरा, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो इंडिया में 2 से 3 जगह मिलते हैं। सबसे ज्यादा जहाँ पर मिलते हैं वो है क्या? सुंदरबन डेल्टा। दूसरा आपका जो मिलते हैं वो क्या है? अंडमान निकोबार। और तीसरा जो आपका है वो लक्षद्वीप। मोस्ट प्रायोरिटी रहती है किसकी? सुंदरबन डेल्टा की, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट करती है, ठीक है। और बड़े डेल्टा के साथ साथ दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इसमें, ब्रह्मपुत्रा। एक तो वो है जो ईस्टर्न एरिया को पूरा का पूरा वाटर अवेलेबल करवा रही है, दूसरी वो है जो मैदान को, जो मैदान है ना, प्लेन्स हैं, वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी करवा रही है। एक इसी के अंदर जब पढ़ रहे हैं हम, तो याद रखेंगे कि जो गंगा है ना भाई, गंगा पता है सभी को कहां से निकलती है? थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा ये, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों जिस जगह पर मिलेंगे उसका नाम देवप्रयाग, वहां से गंगा। तो भागीरथी इसकी मेजर रिवर है जो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगा का जो ओरिजिन है ना वो गंगोत्री ग्लेशियर माना जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से लेके जितने भी स्टेट को क्रॉस करती है उनको रट्टे लगा लेना अच्छे से। 2-3 जगह तो ऐसी है जो बहुत मोस्ट पॉपुलर है, जैसे वाराणसी हो गया यार, बनारस, ठीक है। एक तो बनारस का आता है मैक्स चांस, दूसरा ना पटना का बहुत पूछा जाता है इसमें।
तो काफी सारे बच्चों के माइंड में होगा पटना तो ऊपर है बिहार की तरफ, एक बार नीचे रिवर आ गई तो ऊपर की तरफ क्यों लेके जाएंगे। लेकिन इसमें स्लोप कुछ इस टाइप का है इंडिया में कि दोबारा से नीचे आके और स्लोप घूम जाता है कहाँ, बिहार की तरफ, और पटना से होते फिर ये बांग्लादेश निकलती है। तो इसको याद रखेंगे। और उसका तो बताने की नीड है ही नहीं, हरिद्वार और ऋषिकेश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने माइंड में सेटल रखें, बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी, हो सकता है कि हम दोबारा चैप्टर ये कभी पढ़ ही ना पाए, क्योंकि इसके अलावा भी अगर एनटीएससी की बात करें ना, तो इस बुक के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है। इस बुक में जो नहीं है वो बहुत कुछ, मैंने बात की थी मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री की, इसमें कहीं नहीं है, वो पढ़ना है। लेकिन तो हम आगे पढ़ेंगे अब, डिफरेंट कैटेगरीज की बात की जाएगी, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। नॉर्मल स्पीसीज दे रखी है, रेयर दे रखी है, और वल्नरेबल दे रखी है, और एंगेज दे रखी है, एक्सटिंक्ट दे रखी है, और एंडेमिक स्पीसीज दे रखी है। ठीक है, इसमें सारे के सारी जैसे एंडेमिक दे रखी है ना, ये पार्टिकुलर एरिया में मिलेंगी, किसी भी पार्टिकुलर एरिया का मीनिंग समझते हैं आप, कि कोई भी, जैसे कि मान लो रेड पांडा था, जो रेड पांडा का नाम सुना है किसी ने, रेड पांडा, हाँ, ये असम साइड में मिलता था, अब ये खत्म हो चुका है, रेड रेड लिस्ट में चला गया है ये। याक थे, वो हिमाचल साइड में मिलते हैं, ये भी रेड लिस्ट में, जो पर्टिकुलर एरिया में मिले ना, जैसे याक है, याक का सीधा सीधा है कि हिमाचल में मिलते हैं, या फिर बोलेंगे कि हिल एरिया में मिलते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। रेयर का मीनिंग आप समझ रहे हैं, नॉर्मल जैसे आप देखते हैं अपने आसपास जो लगभग हर जगह पर अवेलेबल है, जैसे डॉग्स, इंडिया में डॉग्स की स्पेसीज हर जगह मिल जाएगी, लेकिन कुछ उनकी भी, अगर डॉग्स की स्पेसीज की बात करें, अमेरिकन बुली को ले लो, नहीं मिलती कहीं भी। या फिर उसमें भी अगर हम वैरायटी देखें तो काफी सारी वैरायटी अवेलेबल है, नाम भी नहीं पता हमें तो काफी सारी का, तो इन्हीं को ही तो बोलते हैं स्पेसीज। ठीक है, अब नेगेटिव फैक्टर क्या है इसके, वो पढ़ लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू रिसोर्सेज, डैमेज इन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। देखो भाई, यहां पर मान लो बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट है, आपने जूम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है, हाँ, तो बस फिर आ जाएगा, जबकि एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पर है फॉरेस्ट, ये ना, मार्क्स मार्क्स के बारे में सुना है किसी ने, कार्ल मार्क्स के बारे में, तो कार्ल मार्क्स के थॉट है ये। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, दो कैंडिडेट थे, एक तो कार्ल मार्क्स और एक अरस्तु, एरिस्टोटल जिसको बोलते हो आप। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते थे कि दो कैंडिडेट आए कोई भी, उन्होंने यहाँ पर इस एरिया में एग्रीकल्चर शुरू की, ये बेचारे नॉर्मल थे कि भाई ठीक है हमने साफ कर लिया, अब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब दो कैंडिडेट और आते हैं, ये तो है कार्ल मार्क्स की, ये आए और इन्होंने साफ कर लिया। अरस्तु क्या बोलते हैं, ठीक है इन्होंने तो कर ली, लेकिन दो पावरफुल कैंडिडेट आकर इसी पर अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं कभी भी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। दो मोस्ट पावरफुल कैंडिडेट आके इसी पर अपना कंट्रोल कर लेंगे, इनको क्या करेंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे, फिर ये दोनों बेचारे क्या करेंगे, दूसरे लैंड को क्लियर कर लेंगे। तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि लाइफ को सरवाइव करने के लिए ना कुछ करना पड़ता है, और एरिस्टोटल बोलते हैं लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है, वहां पे लड़ाई भी होगी। एरिस्टोटल ने कहा है कि जो हम आस पास अपने, काफी बार देखा होगा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं फैमिलीज में, वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल थिंग है बिल्कुल, ये लाइफ स्टाइल को ना आराम से लाइफ लिव करने के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थिंग है, झगड़े होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एरिस्टोटल की थिंग है ये, मैं नहीं कह रहा। तो जूम एग्रीकल्चर हो रही है तो डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है इसमें, इस पे कंट्रोल हो गया, फिर इसको क्या इस पे हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है फर्टिलिटी इसकी खत्म हो जाए, तब आगे वाले एरिया को साफ कर ले जाके। ये इनका वो बर्न एंड स्लैश वाला कुछ ऐसा चलता है, एक बार जला दो फिर साफ करके उस पर एग्रीकल्चर कीजिए, कुछ ऐसा ही है। तो इससे क्या होता है ना कि डिफोरेस्टेशन होता है, मेन कॉज है डिफोरेस्टेशन का। तो डिफोरेस्टेशन होगा
तो फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ है उस पे इम्पैक्ट नहीं होगा भाई। जो लोयन है अगर उसको फॉरेस्ट की लाइफ नहीं मिलेगी तो क्या वो लीव कर सकता है लाइफ में? अगर लोयन को बोल दे कि ये लीजिए आटा और रोटी बना के खाइए, अब उसको क्या है कि बस भूख लगी, गया गया और खाया और फ्री। अब उसको ये बोल दे कि नहीं नहीं, एटलीस्ट चलो खाना बनाने के लिए नहीं, या ये बोल दे कि आपको केवल ना फ्रूट खाने हैं, तो क्या रह पाएगा वो? सोचो, वेजिटेरियन लोयन रह पाएगा? बहुत रेयर चांस हो सकता है हो जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है। अगर 100 को करेंगे तो एक रहेगा, तो फिर वो रेड डाटा लिस्ट में जाने के पूरे पूरे चांसेस हो गए ना। तो डिफोरेस्टेशन के लिए अगर हम एग्रीकल्चर या झूम एग्रीकल्चर को लें, बर्न एंड स्लैश को, तो इसमें मेन कॉज है ये, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी बोल देते हैं, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ग्रेजिंग का मीनिंग समझते हैं आप क्या? क्या? हाँ, कैटल खाना। तो ग्रेजिंग वाला जो पोर्शन है ना, या फ्यूल, फ्यूल का क्या होता है कि किसी भी जगह पर गए, मान लो आज के टाइम पे तो क्या हो रहा है कि जो जियो स्टेशनरी साइंस बोलते हैं इसको, ये बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है इसमें। जो साइंटिस्ट है वो अर्थ के ना सरफेस से बता देंगे कि यहाँ पर वाटर है या नहीं। अब उनके पास instrument है तो ये भी बता देते हैं यहाँ पे फ्यूल है या नहीं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, फ्यूल को ढूंढ देते थे कि यहाँ पर मिल सकता है, चांसेस है, बोरवेल किया, नहीं निकला, बंद कर दिया। लेकिन इससे उनकी लाइफ में तो इम्पैक्ट होता है ना, जो वहाँ की फॉरेस्ट लाइफ है, इससे बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है। अब आगे इसमें है कि इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वुमेन्स आर अफेक्टेड मोर देन मेन, बहुत ही। सोशल देखो, वुमेन्स का नाम यहाँ पर फिर से आ गया। मैं आपको कल पढ़ा रहा था या परसों पढ़ा रहा था जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बारे में, तो हमने बताया था ना कि मेल और फीमेल चलती रहेगी, हर चैप्टर में चलेगी। अब इसमें भी डाल दी कि वुमेन्स की लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा, ये बताइए। मैं बताऊंगी। जो डिफोरेस्टेशन हुआ है उसने वुमेन की लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है? तो देखो कैसे अफेक्ट किया है बेटा। ये जो आज आप गैस यूज करते हैं, अब गैस की बात आ गई है तो इसकी बात लेके आएंगे। उस टाइम पर कोई गैस वैस नहीं हुआ करती थी ना, और बेचारी जाती थी और लकड़ी इकट्ठा करके लेके आती खाने को बनाने के लिए, ठीक है। पीछे से आवाज आ रही है। तो जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन हुआ, अब मान लो एक तो आपको भेज दिया जाए किसी जंगल में, ठीक है, लेके आओ 2 टाइम का, तो एटलीस्ट 2-3 टाइम तो आपके पास लकड़ी होनी चाहिए जिससे आपका खाना इजीली प्रिपेयर हो जाए। और एक बोल दिया जाए इधर ही कि जाओ लेके जाओ, अब दूर दूर तक हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। हरियाली के साथ साथ पेड़ भी नहीं है इतना, और पेड़ है भी तो वो ऊपर चढ़ के थोड़ी काट के लेके आए। फॉरेस्ट में क्या होता है, हर टाइप के प्लांट मिलते हैं, ठीक है, टूटे हुए मिलेंगे, बड़े भी मिलेंगे। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इजी होता है लकड़ी वगैरह को इकट्ठा करना, ठीक है। लेकिन जब डिफोरेस्टेशन का टाइम आया ना, जैसे अभी ये टाइम देख रहे हो ना, ये टाइम आया, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो इसने वुमेन्स की लाइफ को ना पूरा पूरा इफेक्ट किया है। वुमेन जिसको काम करने के लिए 1 घंटा लगता था पहले, अब उसी को करने के लिए 4 घंटे लगने लग गए। तो मैन की लाइफ पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वुमेन की लाइफ पर बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ। इंक्रीज इन पॉपुलेशन विच इज पुअर, अब ये तो होगा ही, इसमें तो बताने की नीड ही नहीं है, 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप, ठीक है। क्या क्या इसके हमारे पास लिमिटेशंस होते हैं अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो। और स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन, देखो ये बहुत ज्यादा, ये है हमारी एनटीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें इसमें कंजर्वेशन में सारे के सारे नेशनल पार्क पढ़ने हैं, सारे के सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़नी है। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, केवल इसमें 2-4 दे रखे हैं, सरिस्का और ये चिपको मूवमेंट। लेकिन आपको भाई आपका कल का होमवर्क यही रहेगा बेटा, एक तो असम में लिख लो,
लिख लीजिए सभी, और आप भी लिख लीजिए बेटा। तो लिखेंगे, एक तो असम, एक यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, केरला और हरियाणा। बस इनमें जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और जितने भी इनमें नेशनल पार्क है, सभी के रट्टे लगाने हैं। मैं आप लिख के ले आएंगे ना, तो मैं मेरी तरफ से बताऊंगा कि कौन सा किस लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ठीक है, जैसे असम की बात करेंगे तो वहां पर कांजीरंगा है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट मैं बोल एग्जाम में तो इतनी बार आया है कि पूछो नहीं। और गुजरात में क्या, गिर, गिर नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है उसका भी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोई खास नहीं है, एक तो सुल्तानपुर है। ठीक है, सुल्तानपुर में है एक, वही है एक हमारे हरियाणा का अगर मेन माने तो। और उसमें अगर जाके देखेंगे तो बुक्स में पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही चले गए थे घूमते घूमते, तो वहां जाके देखा हो इससे बढ़िया, इससे ज्यादा तो गांव में मिल जाएंगे वैरायटी एनिमल्स की, लेकिन वहां नहीं था ऐसा कुछ भी। और एक और है आपके इधर ही, जैसे करीना से निकलते हैं तो नाड़, क्या बोलते हैं इसको, जाते हैं ना कोसड़े की तरफ, तो साइड में देखना, जैसे सड़क के बीच में, सड़क के दोनों साइड में वायर तार लगे हुए हैं, लगे हुए हैं ना। हाँ, वो बंदर बैठे रहते हैं ना, उसको भी डिक्लेयर किया हुआ है हरियाणा ने कि ये ना रिजर्व सेंटर है, वो रिजर्व है बिल्कुल, उसके अंदर जाना मना है, कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये देखो, अब इसमें दिया गया क्या है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन है वो एक्ट 1972 में आ गया था, इंप्लीमेंट कर दिया था उसका 1972 में। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा देंगे आपको, और वही तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस। तो करते हैं इसको, 1972 में ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था। वो देखो कमाल की बात तो ये है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया और 1975 में ही इंडिया ने एक जोरदार एक्शन लिया। 1975 में जैसे इंडिया ने देखा कि टाइगर हैं जो घटते जा रहे हैं, इंडिया ने एक्शन लिया। नैनीताल में, उत्तराखंड में, मान लीजिए उत्तराखंड में एक जगह है नैनीताल, नैनीताल में एक और जगह है रामनगर, रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व सेंटर, याद रखेंगे। जिसने 2015 में कितने ईयर पूरे कर लिए अपने, 50। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम याद रख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, हाँ फर्स्ट ही है, फर्स्ट ये मैं यही कहा, मैंने कहा ना पहला स्टेप यहीं से लिया गया था इंडिया में। तो इसमें प्रोटेक्शन का देखो होता क्या है, जैसे हम वहां पर गए उस टाइम पे, मैं वहां पर कैसा गया, कैसे गया था, हम हुआ करते थे क्रिकेट के प्लेयर, 10th क्लास की बात है, 10th क्लास में हम पढ़ते थे गांव में ही। हाँ? उसके बाद क्या था कि कोच वोच आए, बाहर से कोच आए थे नैनीताल से ही। नैनीताल में एक सीरीज होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन करवाती है अंडर 19, और उसका नाम है 11 क्रिकेट एसोसिएशन, नैनीताल में ही होता है। तो वहां पर चले गए, कोच वोच आए, हर स्कूल में जा रहे थे उस टाइम। तो पूरे हरियाणा से एक टीम सिलेक्ट करनी थी, हो गए, जैसे तैसे करके हो गए। अब स्पोर्ट्स कोटा है मेरे पास उसका, तो चले गए हम। तो मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में कम था और उस वाइल्ड टाइगर रिजर्व को देखने में ज्यादा था। तो सर्दियों का टाइम था, लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो मैं चला गया, क्रिकेट विकेट हो रखा है, पहले टाइगर को देख के आने दो, टाइगर देखेंगे तभी तो टाइगर बनेंगे। नहीं, तो इस कौन सा नाम बताया मैंने, जिम कार्बेट, जेड आएगा बेटा, जे आएगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। सर जेड आएगा। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था,
उसको देखने गया मैं। तो वहां पर एक्चुअल में ना, हम जब आप पढ़ रहे हैं और देखे तो ज्यादा थोड़ा सा याद रहता है, मेमोरी में सेट हो जाता है। तो मैं वहां देखने गया तो मैंने देखा कि बाहर जैसे टोकन ले लिया, टोकन लेके अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद क्या होता है वहां पर, आप ना, सबसे मजेदार है, टाइगर ऐसे घूमते रहते हैं। आप कैसे भी देख सकते हैं उनको, बाउंडेशन हैं कुछ, वो लगे हुए हैं पिंजरे विंजरे उनके, लेकिन उनसे इधर देख सकते हैं, उधर चले गए तो फिर आप खाना हो जाएंगे उनका। नहीं, तो वहां पर मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ये बनाए क्यों जाते हैं। भाई जंगल है, उसके बाहर बाहर अगर हम वायरिंग कर दे तो भी वो नेशनल पार्क ही हो गया। एक स्पेसिफिक एरिया को क्यों बनाया गया है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या है कि जो लाइफ उनको पसंद है, टाइगर को, जहां पर वो रहना पसंद करते हैं, मैक्सिमम टाइम वहां पर स्पेंड करते हैं, उस एरिया को बनाया जाता है नेशनल पार्क, ताकि वो वहां पर आराम से रहे, अपनी लाइफ को लीव करे। अच्छा, कोई कोई ऐसे भी होता है कि बाहर भी निकल जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। बहुत बार देखा गया था, रामनगर जगह में टाइगर था, वो बहुत बार बाहर देखा गया, लेकिन उसने किसी को ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की उसके साथ, किसी के साथ भी। अब एनिमल का क्या है कि जब तक आप एनिमल को कुछ नहीं कहेंगे तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेगा। जब आपने उसको टच किया, छेड़ दिया, तो फिर वो आपको छेड़ ही देगा अच्छे तरीके से, है ना। तो नेशनल पार्क इसलिए बनाए जाते हैं जिस जगह पर जो एनिमल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं रहना, उस जगह को ना एक रिजर्व बना दिया जाता है, उसको एक कैटेगराइज कर दिया जाता है कि ये जो एरिया है इस पर केवल टाइगर ही रहेंगे। उसी को कहते हैं भाई रिजर्व एरिया। और कंजर्वेशन मीनिंग होता है कि जो भी उनको सेव करने के मेथड यूज किए गए उनको बोलते हैं कंजर्वेशन मेथड्स। ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट वही आया है कि एस्टैब्लिश तो कर दिया 1972 में, फिर बनाने क्या शुरू कर दिए गए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट आए जो एक स्पेसिफिक एनिमल को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, ये प्रोजेक्ट ही तो है, टाइगर प्रोजेक्ट ही तो बोलेंगे इसको। जिसने टाइगर को प्रोटेक्ट किया वो टाइगर प्रोटेक्ट ही तो होता है। हमने इसको प्रोटेक्ट कर दिया, मान लो ये लग जाती इसको, तो प्रोटेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, लाइफ बचा ली इसकी। आगे है वाइल्ड लाइफ एक्ट भी आ गया। अब वाइल्ड लाइफ एक्ट पता है क्या था, प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में क्या है कि अब आप वहां पर घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन जो हंटिंग वाला सिस्टम है ना वो बिल्कुल बैन हो गया है। अब घूमने जाइए आई, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस समझ लीजिए। ये है पूरी की पूरी, मान लीजिए क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया को बनाया जाएगा, ये है नेशनल पार्क। समझ में आया कुछ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जिस जगह पर जो एनिमल ज्यादा है उस जगह को रिजर्व सेंटर बना दिया जाएगा उसी एनिमल का, और उसको बोल दिया जाएगा, कोई भी जिस एनिमल का वहां पर रिजर्व है उसको नेशनल पार्क पीछे लगा दो और एनिमल का नाम आगे लगा दो, हो गया काम। इतना ही है। अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास। अनक्लास फॉरेस्ट भैया हैं सारे के सारे जो आप देख रहे हैं। आप कैसे भी घूमिए, अगर किसी की दूसरे की रजिस्ट्री है जमीन की और आप ऐसे ही उसके खेत में फसल उसकी खराब करते हुए घूम रहे हैं, तो फिर वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। उसमें मत घूमने चले जाना। और प्रो रिजर्व का मीनिंग ये है कि, है ना, जिस फॉरेस्ट की आधी से ज्यादा लैंड, आधी से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड गवर्नमेंट ने क्या कर रखी हो, रिजर्व कर रखी हो, कि इस पर आना जाना ही मना है जी, कोई नहीं आया जा सकता इस पर। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट, जैसे हमारे पास ये पूरा फॉरेस्ट था, इसमें से जैसे हमारा नेशनल पार्क था ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है बेटा, कम्युनिटी एंड रिजर्वेशन। इसमें जो मैंने अभी अभी आपके सामने बात की थी, जैसे टाइगर रिजर्व सेंटर, काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर राजाजी नेशनल पार्क, या फिर सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा लीजिए, या फिर और भी बहुत सारी हैं, गिर लगा लीजिए। पढ़ेंगे तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी आपको एक, उसको अच्छे तरह से याद कर लेंगे हम।
तो इसमें दे रखा है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व आपके बिल्कुल पास है, राजस्थान में बिल्कुल ही पास है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। भले इसको लिख लीजिए आप, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है सरिस्का नेशनल पार्क। और ये टाइगर के लिए रिजर्व सेंटर है भाई। टाइगर को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे आता है inhabitants of 5 villagers in Alwar district of Rajasthan had declared 1200 hectare of forest and Bhairodev Dakau sanctuary, declaring their own set of rule and regulations। देखो कितनी बढ़िया बात है। एक तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करे, एक हम खुद ही अपने माइंड में सोच ले कि हमें जो एनिमल्स है ना वो प्रोटेक्ट करने हैं। हम अपने घर में कोई भी डॉग वगैरह लेके आते हैं, उसको कितने बढ़िया तरीके से रखते हैं, लेकिन जो गली में घूम रहे हैं उसको घर के बाहर दिख गए तब भी करते हैं, ऐसा सभी करते हैं। तो जो कहां पर की बात कर रहे हैं हम, राजस्थान में है जगह, वहां पर 5 विलेज को मिलाकर टोटल 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट अवेलेबल है। उन्होंने है ना खुद के अपने रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए हुए हैं। खुद के रूल एंड रेगुलेशंस कैसे, इसमें इनकम का भी है सोर्स। इनकम का सोर्स कैसे बनता है, मान लो ये एक विलेज ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था और एक ये था, और ये हो गया फॉरेस्ट पूरा का पूरा। अब इन्होंने अपने खुद के रूल एंड रेगुलेशन बना के वहां के एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। फॉरेनर जो आते हैं वो ऐसी जगह तो घूमना पसंद करते हैं। टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म से इनकी इनकम बढ़ेगी। इनके यहाँ अगर कोई जॉब नहीं भी होगा तो भी वो अपना इजीली काम चला सकता है। तो इसमें बेनिफिट किसका है, पब्लिक का ये सारा का सारा। एनिमल के एनिमल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रही है, इनकम इनके बढ़ रही है। तो ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट करने में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन हमने तो क्या किया, सारे के सारे फॉरेस्ट ही काट दिए। अब किनको प्रोटेक्ट करें। आगे है चिपको मूवमेंट, बहुत ही मतलब शानदार मूवमेंट है एक, जो खासकर किसने चलाया था, वुमेन्स ने चलाया था भैया, ठीक है। तो वुमेन्स ने चिपको मूवमेंट चलाया था, और ये किसके प्रोटेक्शन के लिए था, ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए था। जो ट्रीज का मतलब ये एग्रीकल्चर में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था ना, एग्रीकल्चर के लिए जो ये लैंड जो साफ की जाती थी, इसके अगेंस्ट चला था, और वुमेन्स ने चलाया था ये। और इसको है ना काफी सारे नाम से दे रखा है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि बीच बचाओ आंदोलन इन टिहरी। टिहरी जगह याद रखेंगे भाई, टिहरी जगह के नाम से 2-3 चीजें याद रख लो। इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट डैम है वो भी क्या है, टिहरी डैम है। डैम। और कौन सी रिवर पर है, इंपॉर्टेंट ये भी तो है। तो याद रखेंगे जो टिहरी डैम है वो भागीरथी रिवर पर, ठीक है। तो भागीरथी रिवर पर टिहरी डैम थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डैम है इंडिया का। काफी सारे बच्चे हैं, कोई हीराकुंड बोल देता है, कोई भाखड़ा नांगल बोल देता है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं रहा। ये नया लेटेस्ट डैम है बिल्कुल, और सबसे हाईएस्ट यही है, 280 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट ने ना काफी सारे प्रोग्राम लॉन्च किए। अब गवर्नमेंट क्या, देखो फॉरेस्ट को किस टाइप से बचाया जा सकता है। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती है कि यहाँ जैसे मान लो फॉरेस्ट है तो इसके चारों तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डाल दे, फिर ऐसे तो सारे के सारे है ना गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया, कि यहाँ पर जो कम्युनिटी रह रही है ना उसी के साथ कांटेक्ट करके, उसी के साथ मैनेजमेंट करके अच्छे तरीके से, और गवर्नमेंट प्लस लोकल कम्युनिटी दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फॉरेस्ट को बचाना थोड़ा सा आसान रहेगा। नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, करके देख लो। तो चैप्टर यही है, इसमें देखो इंपॉर्टेंट अब कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें हमने कुछ खास नहीं पढ़ा है। खास पढ़ेंगे हम कब, जब आप सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क लिख के ले आएंगे, प्लस एक ब्रैकेट में एक छोटी सी चीजें और लिख के लेके आएंगे
जैसे हमने जिम कार्बेट पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ये यूके के अंदर है जी, इसके अंदर ब्रैकेट में और लिख के ले आएंगे ये टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। इससे क्या पता लग जाएगा, इससे पता लगेगा कि ये कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब हमें ये पता लग गया ना कि ये कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सीधा सीधा हम आंसर कर सकते हैं चाहे किसी टाइप का क्वेश्चन आए। क्लियर? आपको क्लियर है सभी को? और अगर क्लियर ना हो तो बेटा व्हाट्सएप पे Yes, मैसेज sir. कर, हम वही करेंगे। आई थिंक आपकी क्लास का टाइम हो ही गया है, अब मेरी तरफ से बाय है। कोई भी क्वेरी हो तो कॉल में भी रिसीव ना ही तो व्हाट्सएप पर करेंगे, वहीं पर आंसर मिलेंगे, वहां पर ही आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा। ठीक है? सर ओके भाई, वेरी गुड। ओके सर।